हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। आज हम लोग देखने चले हैं हमारे जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी, इकोनॉमिक्स नोट्स चल रहे थे, उनकी सीरीज़ का पार्ट 3 है। ये जो पार्ट है वो 3 पार्ट तीसरा है उस सीरीज़ का, पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, ये पार्ट 3 है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें कवर कीजिए। इसमें हर एक फैक्ट्स आपका इंक्लूड है, जो भी एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट्स इनमें इंक्लूड है। और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोग पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स में भरपूर मार्क्स लाइए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। बस एक गुजारिश है आपसे दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को देखा करिए और लाइक भी कीजिए अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को। तो आज हम लोग देखेंगे 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए उनको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके पहले आता है कर, टैक्स। पहले आता है कर, टैक्स। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान होता है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना होता है जो उस कर के दायरे में शामिल होता है। कर के बदले में करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ज़्यादा जरूरी थोड़ी ना कोई लाभ मिले ही। ठीक है, कर के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। टैक्स पढ़ लिया आप लोगों, टैक्स के प्रकार देखेंगे। उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कर घात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स उन पर कहते हैं जैसे उन्हीं को देना होता है जिन पर कर लगाती है सरकार। ठीक है, जैसे आयकर, आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आपको देना होगा, सीधा आपकी इनकम के हिसाब से। संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, डायरेक्ट आप पे लगेगा। व्यय कर, निगम कर, लाभांश कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, होटल प्राप्तियों पर कर, ये सब कैसे हैं? ये तब डायरेक्ट टैक्स के श्रेणी में आते हैं। कैसे टैक्स की? डायरेक्ट टैक्स की। उन करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं जिनके वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कर घाती उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, केवल उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, उन्हें हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उदाहरण, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आयकर हम लोग दोबारा देख रहे हैं, ये आपको बता दूं। जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ठीक है, उपहार कर हो गया, व्यय कर हो गया, निगम कर हो गया, लाभांश कर हो गया, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हो गया, होटल प्राप्तियों पर कर हो गया, भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। ये सब कैसे श्रेणियों में? ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणियों में आते हैं, प्रत्यक्ष कर की श्रेणियों में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कैसे कैसे लगते हैं और किस प्रकार से व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं। वे कर जिनका बोझ व्यक्ति विशेष पर ना पड़ के सभी पर पड़ता है, एक व्यक्ति से नहीं देना होता है, उसको सबको देना होता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर आ गया है इसकी श्रेणी में। बिक्री कर आ जाता है। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क ये सभी को देना होता है, एक व्यक्ति को तो अलग से है नहीं कुछ। जैसे क्या होता है, आय अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों को उस हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन जो स्टाम्प शुल्क वो सबको देना है, वाहनों पर का सबको देना है, विज्ञापन पर कर सबको देना है, शिक्षा उपकर देना है, डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर देना है। ठीक है, सरकार द्वारा प्रदत्त कुछ स्पष्ट सुविधाएं जैसे सरकार द्वारा प्रदत्त सड़क, पोत, संचार सुविधा आदि से परोक्ष रूप से लाभान्वित हुआ तो उसके बदले जो अनिवार्य भुगतान करना पड़ता है वो भी कर ही होता है, जिसे हम ड्यूटी कहते हैं। अब ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है सरकार द्वारा प्रदत्त कुछ स्पष्ट सुविधाएं, जैसे सरकार द्वारा प्रदत्त सड़क पर, पोत मतलब जो सिप जहाँ रुकती हैं, ठीक है, पोत सिप, संचार सुविधा आदि से परोक्ष रूप से लाभान्वित हुआ तो उसके बदले जो अनिवार्य भुगतान करना पड़ता है वो भी कर की श्रेणी में आता है, जिसे हम ड्यूटी कहते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सब ड्यूटी होती। उपकर और अधिभार। उपकर तथा अधिभार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। उपकर कर के साथ एक आधार पर लगाया जाता है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर लगाया जाता है। उपकर
कर के साथ एक आधार पर लगाया जाता है, बल्कि अधिभार कर के ऊपर लगाया जाता है। टैक्स के ऊपर टैक्स अधिभार हो गया, उपकर कर के साथ लगाया जाता है। वस्तु सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर की श्रेणी में। तो जीएसटी तो हमें पता है जीएसटी कब से लागू हुआ था, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई। अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगेगा। ठीक है, एक वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वो पूरे देश में एक ही होगी। ठीक है, एक किसी वस्तु पर जितना भी जीएसटी होगा वो पूरे देश में एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा हर जगह। संविधान के 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी कर की दरें कितनी हैं ये देख लेते हैं। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष करों एवं 13 केंद्रीय व राजकीय उपकर समेत हैं। जीएसटी में कितने? 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 केंद्रीय व राजकीय उपकर समाहित हैं। ठीक है, पहला 1 से 5%, दूसरा 2 से 12%, तीसरा 3 से 18% और चौथा क्या है? 28%। ये सब पहली जो दरें हैं वो 5% तक, दूसरी 12%, तीसरी 18% और चौथी 28%। कितनी दर है? 4 दर हैं। ठीक है, और उनमें से 5%, 12%, ठीक है, 18% और 28%, ये इसकी दरें हैं। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28%। नोट क्या दे रखा है, नोट पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नोट, अपरिष्कृत रत्नों एवं रत्न पत्रों पर 0.25 जीएसटी लगेगा, जबकि सोने पर 3% के हिसाब से लगता है ना जीएसटी लगेगा। जीएसटी से बाहर वस्तुएं कौन सी हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा? तो शराब, अल्कोहल, कच्चा तेल पे नहीं लगेगा, पेट्रोल पे नहीं लगेगा, डीजल पे नहीं लगेगा, प्राकृतिक गैस पे नहीं लगेगा। ठीक है, इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। इन्हें अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद के निर्णय द्वारा शामिल किया जा सकता है, लेकिन जीएसटी परिषद के निर्णय द्वारा इन्हें भी किसी वस्तु को शामिल किया जा सकता है। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं, अगला जो टॉपिक है वो है जीएसटी से मुक्त वस्तुएं। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं, ठीक है, देखते हैं जीएसटी से मुक्त वस्तुओं के बारे में। पहला है प्राकृतिक मधु। प्राकृतिक मधु क्या है? जीएसटी से मुक्त वस्तुएं। दूध जीएसटी से मुक्त है। खुले खाद्य पदार्थ, ठीक है, खुला खाद्य पदार्थ। लस्सी हो गया, खुला पनीर हो गया, दही हो गया, प्रसाद हो गया, नमक हो गया, गुड़ हो गया, अंडा हो गया, काजल, चित्रकला एवं किताबें और शिक्षा सेवाएं, ये सब जीएसटी से दूर हैं, जीएसटी से मुक्त हैं। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी के लाभ। सकल वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक होने पर कोई कर नहीं है। सकल राष्ट्रीय वार्षिक टर्नओवर 20 लाख तक अगर किसी व्यापारी का है तो उस पर कोई कर नहीं है। पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए छूट की सीमा 10 लाख है। छूट की सीमा 10 लाख किसके लिए? पूर्वोत्तर के लिए, सिक्किम के लिए, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से छूट की सीमा 10 लाख है। वैसे छूट की सीमा 20 लाख है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के लिए 10 लाख है। अब जीएसटी परिषद संरचना कैसी है? तो अध्यक्ष इसके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के, ठीक, केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी, ठीक है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ये सदस्य होते हैं। क्योंकि अध्यक्ष तो केंद्रीय वित्त मंत्री हो गए, उपाध्यक्ष सभी राज्यों के वित्त मंत्री हो गए, तो ये तो सदस्य हो ही गई। कोरम क्या है? कुल सदस्यों का 50% कोरम होता है कि आना चाहिए, आधे तो आने ही चाहिए, आधे सदस्य आने ही चाहिए। मान क्या है? राज्य का मान 2/3, केंद्र का मान 1/3। केंद्र का मान 1/3, राज्य का मान 2/3। अगर जो भी आता है उसमें से 1/3 केंद्र, 2/3 राज्य। निर्णय 75 बहुमत से ये निर्णय लिया जाए। जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधी सभी मुद्दों, विधि, नियम व दर पर निर्णय करेगी। जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित सभी पर निर्णय करेगी। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, इसकी शुरुआत 2013 में हुई। किसकी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में हुई। इसका लक्ष्य साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य
देखभाल सेवाओं को व्यापक सुलभ प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कब लागू हुआ? 2013 में। ये याद रखना है इधर से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ? 2013 में। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। किसकी शुरुआत? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों ठोस और द्रवीभूत अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है, और जो कि कर लिया है, ये घोषणा की थी, भले ही जमीनी रूप पे कुछ भी होता हो। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में, NHM की शुरुआत 2013 में हुई, और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को हुई। ठीक है, और इसका जो मिशन था वो कब तक? 2019 तक प्राप्त करना था। क्या लक्ष्य अपना? 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य प्राप्त करना था। अब जो तीसरी योजना आती है वो है क्या? वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना, इस योजना की शुरुआत 2001 में हुई। किसकी? वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना की शुरुआत 2001 में हुई। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वाले के घरों में निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है तथा इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान ठीक है के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार 50% अनुदान देती है तथा 50% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना आवास योजना है, वो 2001 में चालू हुई। ठीक है, और ये निर्मल भारत अभियान इसके अंतर्गत था, और जिसमें से अनुदान 50% केंद्र सरकार देती है और 50% राज्य सरकार करती है। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया, जिन्हें मतलब पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया, मतलब टीका से संबंधित था क्या हमारा था मिशन इंद्रधनुष जो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ, टीका से संबंधित है, ऐसा आपको याद रखना। आगे जो आता है वो एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम्स ICDS, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, इसकी शुरुआत 1975 में हुई। शुरुआत इंपॉर्टेंट है और योजना का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण एवं शैक्षिक सेवाएं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। तो इससे क्या एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम 1975 में लॉन्च हुई, 1975 में लॉन्च हुई 1975 में। आगे बढ़ते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र। इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी, जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गए। ठीक है, इस केंद्र की स्थापना ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गए। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण, शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के खोलने का आधार संख्या होती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर, जनजाति बहुल क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के उद्देश्य रखा गया। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का चयन उसी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में से किया जाता है। ठीक, आंगनबाड़ी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी है, जो कि 1975 में आई। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बाल भवन 1956 से चल रही यह एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय बाल भवन 1956 से चल रही, जिसकी वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा होती है। यह 5 से 16 वर्ष के बच्चों में सृजनात्मक विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है।
कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय बाल भवन 1956 से चल रहा है और 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए सृजनात्मक विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं किससे? कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना तो 20 जुलाई 2004 को सरकार ने देश भर में SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की। यह आवासीय विद्यालय का समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जनजाति या जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चियों के लिए आरक्षित होगी, जबकि 25% बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली की होंगी। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना 20 जुलाई 2004 को शुरू की गई। SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। तो अभी तक ये 27 राज्यों में चल रही है। इन विद्यालयों में 75% स्थान मतलब सीटें रिजर्व में किन के लिए? SC, ST, OBC की और अल्पसंख्यक जो है उनके लिए, और जबकि 25% गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। तो आगे जो योजना आती है वह है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कौन सा? कुटीर ज्योति कार्यक्रम। हरिजन और आदिवासी परिवार सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988 से 1989 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो कब का प्रारंभ किया? 1988 के और 1999 के बीच में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये इसकी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988 से 1989 में चालू हुआ। ठीक है, इसके विद्युत कनेक्शन में उपलब्ध कराने में 400 रुपये का अनुदान एक प्रकार से दिया जाता है ताकि आपका विद्युत कनेक्शन हो जाए। आगे जो आती है वो होता है अंत्योदय अन्न योजना। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम 13 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को चालू की गई। इसके तहत क्या? गरीब रेखा से नीचे वाले परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराना है। आगे जो आती है योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो अब तो ये 2.0 भी चालू हो गई है। 1 मई 2016 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला PMUY को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को LPG जो गैस है LPG कनेक्शन के लिए 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर व पाइप मुफ्त दिया जाता है। जो आपको 1600 रुपये तो कनेक्शन के मिलेंगे ही, प्लस एक भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप ये भी मुफ्त दिए जाते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडीज में बचाए गए पैसों को उपयोग में लाया गया। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये मंत्रालय और पूछे जाते हैं तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कौन सी योजना है? PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 से शुरू है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो योजना आती है वो हमारी आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के
15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरुआत की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए ये लॉन्च की गई। आगे जो योजना आती है वो आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। इसमें योजना का नाम नहीं है दोस्तों, अभी हम लोग पता कर लेंगे ये कौन सी योजना की बात कर रहे हैं। एक मिनट देखते हैं इस योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में चर्चा चल रही है दोस्तों। तो ये जो योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका क्रियान्वयन, ठीक है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे 3 माह से लेकर 2304 घंटे 12 माह की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 33 राज्यों और 610 जिलों में 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में कार्यान्वित की गई है। कौन कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये चलाई जा रही है, ठीक है, चलाई जा रही है 610 जिलों में। सरकार के आदेश अनुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक तौर पर वंचित समूह, अनुसूचित जाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15%, विकलांग व्यक्तियों के 3%, महिला वर्ग के 33% को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य। कुछ लोग अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15%, विकलांग व्यक्तियों के 3% और महिलाओं में 33% अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को हुई। 25 सितंबर 2014 को हुई इसकी शुरुआत, ठीक। आगे जो आता है नई आर्थिक नीति आती है। आज नई आर्थिक नीति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णता प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1985 ईस्वी में बनाया व शुरू किया गया नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 में आई। दूसरी लहर पहली राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। नई आर्थिक नीति सन 1991 को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। निजीकरण, इसे हम लोग एलपीजी सुधार भी कहते हैं, ठीक है, एलपीजी सुधार भी कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी के प्रमुख क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक क्षेत्र नीति, ये सब कुछ उसके प्रमुख क्षेत्र थे। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। 4 कदम मुख्यतः उठाए गए। कौन कौन से? सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, सार्वजनिक जो पब्लिक के ऊपर, उसमें सख्ती से नियंत्रित करना, ठीक है, सख्ती से नियंत्रित करना। कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, कर
टैक्स और भिन्न राजस्व को बढ़ाना। केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। केंद्र तथा राज्य सरकार पर राजकोषीय अनुशासन के फालतू में खर्चा बांट रहे हैं ऐसा थोड़ी ना, तो एक नियम के अनुसार खर्च करना। अनुदान राशि में कटौती करना। अनुदान राशि में कटौती करना। ठीक। मौद्रिक नीति सन 1991 ईस्वी के तहत स्फीतिकारों दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: औद्योगिक की सूची छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। 1 से 18 उद्योगों की औद्योगिक सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। लाइसेंस हटा दिए गए। आगे क्या हुआ देखते हैं। 1991 की नीति के अनुसार MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। MRTP कंपनियों के विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वीकृति दी गई। अब विदेशी लोग आराम से आओ और 51% ज़्यादा हिस्सेदारी पाओ। ठीक। निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनियों को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। सरकार उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1951 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकीपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्योगों में कार्य कुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपाय देखते हैं। आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। ठीक है। आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 उद्योग हैं ऐसे। ठीक है। वर्तमान में 2 ही हैं। जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। ठीक है। किसे सौंप दिया? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों का बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजनाएं प्रारंभ की गई। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजनाएं प्रारंभ की गई। ठीक। आगे जो है नई आर्थिक सुधार नीति 1991 से आगे बढ़ते हुए अब तक काफ़ी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या दी गई है। परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन, ये 2 आरक्षित उद्योग हैं, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। इसके अलावा कोई नहीं बचे। पहले 8 थे। अब फिर से योजना आई है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 15 अगस्त 2014 को घोषणा होती है और 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग की पहुंच होना। प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग की पहुंच सुनिश्चित करना। लाभ क्या है? रुपए डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा हुई इसके थ्रू। ठीक है। तो हमने देखा क्या, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत हुई, इसकी घोषणा हुई 15 अगस्त 2014 को और जो इसकी प्रारंभ हुई, घोषणा हुई थी 15 अगस्त से प्रारंभ हुई 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है। ये 18 से 50 वर्ष आयु समूह था। इसमें जीवन ज्योति वाले में 330 रुपये प्रतिवर्ष लगेंगे और 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। किसी भी कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा पाएँ। प्रत्येक 1 वर्ष से 1 जून से 31 मई तक
सहमति देने पर खाते से 31 मई या इससे पूर्व 330 रुपये ऑटो डेबिट किया जाता है। ठीक है, कौन सी ये योजना? तो PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ष जीवन ज्योति बीमा की 330 रुपये प्रतिवर्ष लिए जाएंगे। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये JJY जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर दूसरी आई सुरक्षा बीमा योजना, आयु समूह 18 से 70, उसमें 18 से 50 वर्ष था जीवन ज्योति में। इसमें सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम 12 रुपये प्रतिवर्ष। प्रीमियम क्या है? 12 रुपये प्रतिवर्ष, सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए दी जाएंगे। उसमें क्या? किसी भी मृत्यु हो 2 लाख रुपए। इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए दी जाएंगे। ठीक, आंशिक विकलांगता पर जीवन कवर 1 लाख रुपए है। आंशिक विकलांगता पर जीवन कवर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। अगला जो आती है वो है अटल पेंशन योजना। कौन सी? अटल पेंशन योजना। इसकी जो प्रारंभ हुई थी 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, आयु वर्ग 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40, 18 से 40 वर्ष तक के सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाता धारक। ठीक है, ये इसके योजना के अंतर्गत आते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन कितनी है? 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000 ये तक हो सकती है। ठीक है, ये रुपए के अनुसार आपके दी जाएगी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई। 18 से 40 साल इसकी जो आयु वर्ग है वो है। पात्रता 18 से 40 वर्ष तक के सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस से बचत खाता धारक हैं, बचत खाता धारक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो योजना दी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। शिशु किशोर और तरुण लोन इसमें दिया जाता है। ठीक है, शिशु को 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक ये पूछा जाता है, और 5 लाख से 10 तक तरुण लोन। शिशु, किशोर और तरुण लोन 3 लोन दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत हुई। स्टैंड अप इंडिया, अलग योजना कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसके विषय में देखते हैं। इसकी शुरुआत स्टैंड अप इंडिया कब हुई? 5 अप्रैल 2016 को हुई। 5 अप्रैल 2016 को हुई। उद्यमों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रत्येक बैंक शाखा से कम एक SC ST उधारकर्ता, कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख या 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कराना है। कौन सी योजना है? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कब शुरुआत हुई इसकी? 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई। 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई इसकी। तो कम से कम एक SC ST उधारकर्ता, तो एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त करना है। स्टैंड अप इंडिया 2016 में शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। जो योजना आती है वो बताती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे कहते हैं नरेगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 से शुरुआत होती है। आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से पहले ये चालू की गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से शुरुआत की गई। इस जो एक्ट था वो था नरेगा एक्ट 2005 का। 2005 का एक्ट था नरेगा एक्ट। ठीक, 2 अक्टूबर 2009 को सितंबर को प्रवर्तित किया गया मनरेगा। ठीक है, डॉक्टर ने इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, नीति निर्माता इसका जया ड्रेज बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। कौन? जया ड्रेज। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये इसका करता है। ठीक है, कौन सा? नरेगा का ग्रामीण विकास मंत्रालय। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना प्लस काम के बदले अनाज योजना, इसका विलय किया गया। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना का विलय किया गया था। वित्तीय सहयोग इसमें देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 90 और 10 के अनुपात में, केंद्र और राज्य के 90 के और 10 के अनुपात में इसमें वित्तीय सहयोग है। योजना प्रारूप देखा जाए, प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार, 133% भागीदारी, इसमें 33% भागीदारी महिलाओं की, 133% भागीदारी महिलाओं की रहेगी। 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार। कार्य अवधि 7 घंटे की होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगा। सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं होगा। कार्यस्थल पर 5 किलोमीटर के भीतर हो, दूर होने पर 10% अधिक मजदूरी देनी होगी। 10% अधिक मजदूरी देनी होगी। ठीक, 10% अधिक मजदूरी देनी होगी।
अधिक नोट क्या दिया गया है? कार्यस्थल पर मृत्यु या अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, कार्य अपंगता या मृत्यु होने पर, ठीक है, 25,000 की राशि दी जाएगी। अब आती है योजना मिड डे मील योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई। 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई। 2004 से संपूर्ण भारत में लागू हुई है। 2004 से संपूर्ण भारत में लागू हुई। पहले ही 15 अगस्त 1995 कुछ ही क्षेत्रों में लागू की गई, उसके बाद 2004 से ये संपूर्ण भारत में लागू की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्कीम है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये आयोजित स्कीम है, क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का विभाजन इसमें 60/40 60/40 के अनुपात में है। मिड डे मील योजना का खर्चा है इसमें। ठीक है, तो यहीं पर मैं इंपॉर्टेंट योजनाएं जिन्हें हमें डीपली पढ़ना था वो ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को इस चैनल को ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो का एक पार्ट में, अगले पार्ट में ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग बता सकते हैं हम कौन सी स्टार्ट करें। जैसा आप बताएंगे मैं वैसी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू। जय हिंद, जय भारत।